गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए मैं लाई हूँ। पीछे दिख रहा है, ये है सिट्रॉन कार, ये हमारा कार है और आज हम इसका रिव्यू देने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू है और कुछ सरप्राइज़ है कि इस कार ने कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया वो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा और प्रॉपर इसका रिव्यू मेरे भाई देंगे। भैया आजा। हाय गाइस, मेरा नाम रोहित है और इस कार को ड्राइव मेरे भाई करते हैं, तो यही बताने वाले हैं कि ऐसा क्या कमाल किया है इस कार ने। तो एक्चुअली ये गाड़ी जो है अभी तक 1,12,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। आई थिंक ये इंडिया की पहली गाड़ी होगी जो इतना किलोमीटर चली है। ये सिर्फ मेरा ड्राइव किया हुआ है। जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तब से ये गाड़ी मेरे पास है और हमारी कई चीज़ों पे नेगेटिव फीडबैक्स भी है, अच्छी पॉजिटिव फीडबैक्स भी है और आज वो सभी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। गाइस, आप मेरे बड़े भाई से मिल लिए हैं और आपको मैं मिलाती हूँ अपने छोटे भाई से, ठीक है? तो राज आजा। हेलो गाइस, मेरा नाम राज है। हाँ, तो गाइस ये मेरा छोटा भाई है और एक्चुअली मुझे कार का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मेरा छोटा भाई सवाल पूछेगा, तो इनके सवाल और जवाब के साथ आप बने रहिए। तो भैया, मार्केट में इतनी सारी गाड़ी अवेलेबल थी, आपने फिर भी सिट्रोन क्यों चूज करा? और आपका प्राइस रेंज क्या था, बजट क्या था और रिक्वायरमेंट क्या थी इस गाड़ी को लेने? तो बेसिकली वाकई उस टाइम पे 4 गाड़ियाँ आ रही थी जो अभी भी आती है। जब मैंने शुरू डिसाइड किया था कि गाड़ी लेना है तो करीब 1 महीने के आसपास मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था। 4 गाड़ियों का लिया था मैंने। एक तो टाटा पंच लिया था मैंने, नॉल्ट की काइगर ली थी और निसान की मैग्नाइट और सिट्रॉन C3। तो इन सभी का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था। तो टाटा पंच में वो पिकअप नहीं था, पंची जो बोलते हैं, जो पिकअप रहना चाहिए वो मिसिंग था उसके अंदर। नाम का पंच है वो। नाम का पंच है वो बेसिकली। तो दूसरा जो था रेनॉल्ट काइगर, उसका लुक बॉक्सी था लेकिन उसका हेडलाइट लैंप जो था वो अंदर था। वो डिजाइन मुझे इतना उसका खास लग नहीं रहा था, लेकिन उसमें भी वो पिकअप इतना नहीं था। और तीसरा जो निसान की मैग्नाइट थी, वो भी मतलब सेम पिकअप का, इसके कंपैरिजन में पिकअप बहुत ही, तीनों का ही उतना नहीं था, लेकिन टाटा पंच मतलब खुश नहीं थे पिकअप से? यस, पिकअप से मैं बहुत नहीं खुश था। लेकिन और कंपैरेटिवली उस टाइम के इस सेगमेंट में ये सबसे अफोर्डेबल कार थी। मेरे को जब मैंने ये गाड़ी ली थी, मुझे याद है कि ये 6,20,000 के ऑन रोड मेरे को पड़ी थी। तो अब तो खैर और सस्ती हो गई है GST कट के बाद, बट उस टाइम पे बाकी सभी गाड़ियां मेरे हिसाब से 60-70 हज़ार रुपये और महंगी थी और ये मेरे को बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मिल गई थी। तो इस वजह से मैंने लिया था। और ये कंपनी बाहर की थी, फ्रांस की थी, तो मुझे टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था। और मार्केट में जैसे स्विफ्ट वगैरह भी है, आपने उन सब चीजों में क्यों नहीं देखा? लोग बहुत लेते हैं स्विफ्ट वगैरह, एवरेज मेंटेनेंस और वो सब बहुत अच्छा है उस गाड़ियों का। बात तो सही है, लेकिन उसमें मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें फिट नहीं बैठता था। मेरा जो रिक्वायरमेंट था कि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो रफ एंड टफ रोड रहते हैं, खड्डे रहते हैं, बहुत तरह की चीजें रहती है, बहुत तरह के लोग आके लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं। वो टीन का तो डब्बा टाइप का है उसकी क्वालिटी। तो इस वजह से मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा श्योर नहीं था उसकी क्वालिटी को लेके, स्पेशली। और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम थी, जो कि कहीं भी भिड़ जाने की मुझे खतरा बना रहता था, नीचे लग जाती है। इस वजह से मैंने प्रेफर किया था कि थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस जिस पे ज्यादा हो वही लेंगे। इसी वजह से मैंने 4 ही सेगमेंट की चूज की थी, क्योंकि इसके मतलब ये जो जिसका सेगमेंट है वो ये 4 ही मीट करते हैं। मतलब काइंड ऑफ SUV। हाँ, XUV तो नहीं बोलेंगे, ये XUV तो नहीं है, बट SUV हाँ बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा मुझे ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए थी। अब इसको XUV बोलेंगे या कुछ भी, वो डिपेंड करता है, बट मेरी रिक्वायरमेंट थी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए, क्योंकि मेरी रनिंग जो है खराब रोडों पे भी रहती है। जैसे कि ये सिट्रोन है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई नई कंपनी इंडिया के लिए, तो वैसे देखा जाए तो आपको थोड़ा शक नहीं हुआ कि इसका सर्विस सेंटर और पार्ट ये सब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब थोड़ा तो इंसान को होता है कि नई कंपनी कोई चीज आती है तो थोड़ा उनकी सर्विस देने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपने ये नहीं सोचा एक बार भी? एक्चुअली क्या है कि कंपनी का उस टाइम पे कैंपेन था कि सर्विस ऑन व्हील होएगा। मीन्स कि अगर कहीं पे भी आप रह रहे हो, सर्विस की जरूरत है, तो कंपनी की व्हीकल आएगी, आपके घर पे सर्विस करके जाएगी।
जो काफी प्रॉमिसिंग था। और चूंकि ये फ्रांस की कंपनी थी तो हमको आसानी से ट्रस्ट हो गया कि सर्विस मिल जानी चाहिए। आपको मिला ये सर्विस? नहीं, बाद में काफी दिक्कत हुई सर्विस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज जो इनका प्रॉमिसिंग था, जो इन्होंने बोला था, और डिलीवरी में काफी फर्क था। बिकॉज इनके स्पेयर पार्ट्स बाहर अवेलेबल नहीं थे। अगर कहीं कुछ खराब हो जा रही है तो आरएसए की फैसिलिटी जो है फिर वो लेके जाएगी, फिर वो रिपेयर करके दे जाएगी। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा, इनके स्पेयर पार्ट्स इनके सर्विस सेंटर पे होते नहीं है। अगर इनकेस कोई ऐसा स्पेयर पार्ट है जिसकी वजह से अगर गाड़ी नहीं चल सकती तो फिर तो आपकी गाड़ी खड़ी हो गई। फिर वो 15 दिन 10 दिन लगाएंगे, जब वो स्पेयर पार्ट आएगा तब जाके आपको ये गाड़ी मिलेगी। अच्छा, जो जैसे डिलीवरी के टाइम में और सर्विस के टाइम में क्या फर्क है? मतलब लोग जैसे डिलीवरी के टाइम में क्या इस तरह कि सब हाँ जी जी कर रहे थे, या फिर सब कुछ अलग सीन था? बेसिकली आप डिलीवरी के सीन बता दो क्या था। तो डिलीवरी के लिए ऐसा था कि जब हम ये गाड़ी के डिलीवरी के लिए लेने के लिए गए थे तो सब कुछ ठीक था, प्रॉमिसिंग लग रहा था और हमको काफी अच्छा फील करवाया गया। अच्छी जगह पे शोरूम था जहाँ से हमने वो गाड़ी ली थी, तो डिलीवरी वाइज हमको ठीक लगा था। फिर बाद में सर्विस को लेके मेरा जरूर थोड़ा ओपिनियन मेरा बदला कि आई थिंक सर्विस जो है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, इम्प्रूव करना चाहिए था सिट्रोन को। सर्विस आपने जिस हिसाब से मैंने बताया 1,12,000 किलोमीटर चला रखी है, तो इसकी कितनी सर्विस हुई है, क्या कॉस्ट आई है और क्या क्या सीन है? हाँ, तो ऐसा था कि पहली सर्विस आई थिंक 2000 किलोमीटर पे हुई थी और वो कम्प्लीटली फ्री थी, उस पर कोई पैसा नहीं लगा था। और उसके बाद जितनी भी सर्विस हुई हर 10,000 पे ये सर्विस हुई है। और अभी तक एक भी सर्विस बाहर नहीं हुई है। हर एक सर्विस जो है ये कंपनी में हुई है और हर 10,000 पे ये सर्विस होती रही है। तो इनिशियल जो पहली सर्विस थी आई थिंक वो दैट कॉस्ट में अराउंड 6,000 7,000 के आसपास कॉस्ट किया था। अच्छा। और वो सर्विस का कॉस्ट जो है फर्स्ट टाइम के लिए इतना रहा, बाकी हर बार ये कॉस्ट मेरा बढ़ता ही गया। तो ऑन एन एवरेज जब भी मेरी सर्विस हुई, गाड़ी सर्विस के उसमें लगी है, कभी भी मेरा आई डोंट थिंक कि कभी 12 से 16,000 से 20 नीचे से गाड़ी कभी मेरी नीचे नहीं उतरी है। और दो सर्विस तो हमारी मेजर हुई है, जिसमें कि इन्होंने बोला कि जो डिस्क है, ब्रेक डिस्क है, वो घिस गया है। तो उस केस में इन्होंने करीब उस टाइम पे मेरे को याद है 32,000 का आसपास का बिल था। तो ऐसा 2 बार हो चुका है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब इतना महंगा सर्विस, मतलब जिस हिसाब से इसकी रेंज है उस आपको लग नहीं रहा कि ज्यादा सर्विस कॉस्ट है इसकी? हाँ, मेरे को फील होता है कि सर्विस वाइज जो है स्पेयर पार्ट्स नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से मोनोपोली है इनकी मार्केट के अंदर। आप कहीं और से सर्विस पार्ट्स इनके खरीद नहीं सकते हैं। तो आपको जो उस प्राइस पे जो बोलेंगे वो आपको लेना पड़ेगा। और चूंकि मुझे ये समझ नहीं आता है कि 1,12,000 किलोमीटर चल गया है, हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस हो रही है, तो डिस्क प्लेट घिस जाने का क्या लॉजिक है? वो तो समझ से परे है। डिस्क ब्रेक तो समझ में आता है कि डिस्क पैड आपका घिस गया, लेकिन डिस्क प्लेट घिस जा रही है, ये इसका लॉजिक समझ नहीं आता है, ये क्यों हो जा रहा है? तो आपने कभी रीचेक करा है कि सर्विस में कि अब पार्ट्स दिखाओ मेरे को, ऐसा कुछ? क्योंकि आप शक होता है इंसान को, कोई बार बार सर्विस करवा रहा है टाइम टू टाइम और दिक्कत आ रही है फिर भी, इसलिए। हाँ, हर बार जब भी सर्विस हुई, जो स्पेयर पार्ट चेंज हुए वो स्पेयर पार्ट उन्होंने हमको रिटर्न किया। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया था, एक यहाँ से सर्विस की बजाय मैंने दूसरे सर्विस सेंटर पे, नोएडा के सर्विस पे 2 सर्विस मैंने नोएडा सर्विस सेंटर से भी करवाई है। अच्छा। ज्यादातर मैंने गुड़गांव से करवाई है, पर 2 सर्विस मैंने नोएडा से करवाई है। तो इन्होंने बोल दिया कि डिस्क ब्रेक और ये डिस्क जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो और फिर मुझे लगा कि अरे यार, ये अगेन ये एक लंबा प्रोसेस है, कॉस्टिंग का है, ऐसा ना हो कि ये दोबारा से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नोएडा के इनके सर्विस सेंटर में गया, बट उन्होंने भी सेम ही मतलब इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिया। उन्होंने बोला कि इसमें चेंज करने की जरूरत है। तो दैट वे मुझे लगा कि नहीं, आदमी तो जेन्युइन है ये लोग, बट वही है कि पता नहीं क्वालिटी। यस, सर्विस कॉस्ट मतलब रनिंग में ये बहुत ज्यादा पड़ती है। क्योंकि जिस हिसाब से ये गाड़ी है, मिडिल क्लास लोगों की पहली प्रेफरेंस होती है कि बजट होता है, और इतना सर्विस कॉस्ट देना लोगों को, बहुत से लोगों को लगता नहीं कि इतनी महंगी सर्विस होनी चाहिए इसकी। हाँ, देखा जाए तो उस हिसाब से यस, नो डाउट सर्विस वाइज देखेंगे तो यस, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन आई थिंक जो मारुति की जो सर्विस है
वो वर्ल्ड क्लास है, मैं बोलूँगा। हर जगह स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। कहीं कोई दिक्कत है 3-4 हज़ार में अगर बाहर भी सर्विस करवा रहे हो तो भी हो जाता है। बट इन गाड़ियों का आप सर्विस भी बाहर नहीं करवा सकते, इवन कंज्यूमेबल भी बाहर नहीं मिलता है। इतनी मोनोपोली है मार्केट के अंदर स्पेयर पार्ट्स में। तो आपने इस गाड़ी को 1,12,000 तकरीबन चला लिया है, तो आपको इस गाड़ी से क्या एडवांटेज, क्या आपको बढ़िया लगा है और क्या आपको बकवास लगा है, जो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं देना चाहिए था, या जो भी है अपना रिव्यू। तो बेसिकली क्या है कि गाड़ी जो है, गाड़ी में स्पेस काफ़ी है और काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है वो स्पेस, और गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो बहुत अच्छा है, और गाड़ी में सस्पेंशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है इसका, और कहीं खड्डे में या कहीं किसी जगह लेके जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। मैं इस गाड़ी को मनाली बहुत हर एक तरह की पहाड़ियों पे लेके गया हूँ, तो ये चढ़ने वढ़ने में पावर वाइज कहीं कोई कमी फील नहीं होगी, आपको हर जगह चढ़ जाएगी ये। तो पावर वाइज भी कोई कमी नहीं है, स्पेस बहुत है गाड़ी के अंदर, सस्पेंशन अच्छा है, तो अच्छा तो इसमें काफ़ी कुछ है। और रही बात बुराई की, तो बुराई भी जरा बता दो, क्योंकि हर चीज एक सही नहीं होता है। तो इसमें जो मैंने जैसा कि बताया, मेरे को जो कमी लगी, पहला तो नो डाउट की सर्विस का इसमें काफ़ी कमी है। दूसरा, इसमें जो मुझे कमी फील हुआ है कि इनिशियल पे ये एवरेज भी बहुत अच्छा दे रहा था, पर जब से कंपनी ने गवर्नमेंट ने जो ये इथेनॉल वगैरह का ब्लेंडिंग स्टार्ट किया है, उसकी वजह से गाड़ी का जो एवरेज है वो बहुत ही कम हो गया है। अभी जो है ये 11 के आसपास ही रहती है इसकी एवरेज, तो एवरेज जो है ये काफी बहुत बेकार हो गई है अभी के टाइम पे। तो जैसे आपने अगर एवरेज की बात अब स्टार्ट हुई है, तो जैसे सिटी पे ये 11 की ही एवरेज देती है, 11, 10। इससे ज्यादा नहीं देती है। हाईवे पे जो है, मैंने इसको चलाया है, प्रेजेंट कंडीशन में ये 14 की एवरेज ये दे देता है हाईवे पे। यस, हाईवे पे 14 की एवरेज देता है, और बहुत स्मूथ सही से चलाते हो तो 14.5-15 किस के पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाती है प्रेजेंट कंडीशन में। बट ये पहले अच्छी एवरेज दे रही थी, और यही गाड़ी थी जब इसी गाड़ी से मैं, कंपनी खुद क्लेम करती है 19 की, और मैं इससे 20 और 21 की भी एवरेज निकालता था एक्सप्रेस वे पे विदाउट, जब ये इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं था। लेकिन जब से ब्लेंडिंग स्टार्ट हुई है तब से काफी जो है इसका एफिशिएंसी भी काफी डाउन हो गई है। अच्छा, देखा जाता है ये बहुत एक तरीके बहुत बेकार एवरेज दे रही है। हाँ, प्रेजेंट 14 की एवरेज अभी के जमाने में बहुत कम है इस हिसाब की गाड़ी में, क्योंकि इसमें 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आ जाता है। हाँ, इस हिसाब से कम इसको अच्छा एवरेज देना चाहिए था, कम से कम हाईवे पे। हाँ, और 3 सिलेंडर होने की वजह से इसमें वाइब्रेशन भी है, चलते हुए कैबिनेट में आवाज भी आती है, और ये दिक्कतें तो है, एवरेज की प्रॉब्लम तो है। अब उसी एवरेज को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने इसमें सीएनजी लगवा लिया था, ताकि, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज्यादा थी, जिस हिसाब से मेरी रनिंग थी उस हिसाब से इनिशियली सोचा नहीं था कि इतना रनिंग होगा, बट जब मेरा ऑफिस चेंज हो गया तो उसकी वजह से मेरी रनिंग काफी बढ़ गई, तो मेरे को सीएनजी लगवानी पड़ी। और जब मैंने सीएनजी लगवाई तो उसके बाद ये जो है सीएनजी पे चलने के दौरान भी ये अच्छी एवरेज निकालती थी, और अब जो है सीएनजी पे बेहतर एवरेज निकालती है। लेकिन पेट्रोल पे जब से ब्लेंडिंग स्टार्ट हुई है, एवरेज जो है वो खत्म हो गई है। तो पेट्रोल पे, सीएनजी पे भी एवरेज देती है, अच्छी एवरेज देती है, 24 की एवरेज ये निकालती है। तो सीएनजी और पेट्रोल में चलाने में आपको दोनों का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपने पेट्रोल पे ये गाड़ी कितनी चलाई है? पेट्रोल पे करीब मैंने 30,000 किलोमीटर के आसपास इसको पेट्रोल पे चलाई है, और उसके बाद जो है मैंने इसको सारा बचा हुआ जितना भी है एवरेज वो मैंने सीएनजी पे चलाई है। तो पिकअप वाइज मैं बोलूँगा कि सीएनजी पे होने के बावजूद भी इसमें पिकअप काफ़ी है, चढ़ जाती है किसी ऊंचाई पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बात वही है कि 3 सिलेंडर होने की वजह से कहीं कहीं पे मिस करता है, थोड़ा लैग करता है, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है 3 सिलेंडर के अंदर। जब मैंने लगवाया तभी से बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि सिट्रोन C3 हमारी यही है, इसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत ही खराब है, ये सेफ्टी के बराबर ही है। तो इस बारे में आपने सोचा नहीं? जब मैंने लिया था इनिशियली, तो मैंने चेक किया था, कंपनी जो इसके बारे में कहती है उसका जो वेट था दैट वाज इक्वल टू जो टाटा पंच की जो वेट है उसके बराबर का वेट था। तो आई बिलीव कि जब वेट सेम है तो सेफ्टी रेटिंग भी ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए थी।
बट समहाउ इसमें क्या कमी है नहीं कमी है ये अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा वाकई क्वालिटी को लेके इश्यूज है, जिसकी वजह से इसने 0 स्टार स्कोर किया है भारत एनकैप टेस्टिंग में। तो जब लिया था उस टाइम पे कोई टेस्टिंग नहीं हो रखी थी, जब लॉन्च हुआ था तभी ले लिया था, क्योंकि ऑफर्ड प्राइस था उस टाइम पे, सस्ता मिल रहा था, तो इसी वजह से ले लिया था मैंने ये। और दूसरा पिकअप अच्छा था, तो ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ले लिया था। जैसे कि ये 2000 आपने ये 2022 में ली थी, अब चल रहा है 2025, आप किस किस को रिक्वायरमेंट बोलोगे कि हाँ ये गाड़ी ले लो, आप सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है कि आज भी ये गाड़ी इंडिया की सबसे अफोर्डेबल गाड़ी में से एक है। जिस सेगमेंट में, जिस प्राइस रेंज में आती है, जितना इसका लेंथ है, जितनी इसकी हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, इस प्राइस में कोई नहीं देता। आज के डेट में अगर आप इसे लेने जाएंगे तो जीएसटी कट के बाद मेरे हिसाब से ये 5.5 लाख ऑन रोड ये आ जाती है। और इतने तो मारुति की मेरे हिसाब से ऑल्टो आती है। अगर उसका टॉप एंड वेरिएंट देखेंगे, कुछ देखेंगे, तो इस प्राइस रेंज में सिर्फ यही एक गाड़ी है। अगर आपका प्राइस बजट बहुत ही टाइट है, अगर आप चाहते हो एक अफोर्डेबल अच्छी गाड़ी जो कि लॉन्ग रन में चले, क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड हो गई है 1 लाख किलोमीटर के आसपास और अभी भी बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपकी बजट कंस्ट्रेंट है और आप देख रहे हो कि ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, तो आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सर्विस को लेके थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये सिट्रोन नई कंपनी है, इसकी रीसेल वैल्यू के बारे में क्या सोचा आपने कभी सोचा कि इसको मैं बेचूंगा या कुछ आगे क्या फ्यूचर है इसके साथ अभी? तो इनिशियली मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं बेचूंगा, मैंने सोचा था कि ठीक है मैं इसको ड्राइव करूंगा, बट अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरी रनिंग है, मुझे लगता है कि कंपनी फिटेड सीएनजी हो या फिर डीजल गाड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो नो डाउट मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं इसको रीसेल करूंगा। अभी मैंने इसका टेस्ट तो नहीं करवाया कि कितना रीसेल आएगा इसका, बट भविष्य में क्या आएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, बट मुझे लग रहा है कि जो भी मिलेगा, अभी तो चूंकि ऑलरेडी प्राइस ही इसका कम है, 5.5 लाख रुपए तो इसका आई थिंक ऑन रोड ही प्राइस आ जाता है ये, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 2.5-3 लाख रुपए से इसका बहुत ज्यादा रीसेल वैल्यू होगा। जब मैंने लिया था तो ज्यादा का पड़ा था 6-20 का, बट अभी तो कम है प्राइस, तो देखते हैं क्या आता है, करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ पे, इनके साथ जुड़े रहिएगा। तो इसकी रीसेल वैल्यू के लिए हम स्पिनी या किसी से हम कांटेक्ट करेंगे, तो जो इसकी रीसेल वैल्यू आएगा तो वो इसका मतलब है कि आपको अब ये कुछ समय और रखना है। हाँ, आपको मतलब ये रीसेल करनी है। आपके अपकमिंग जो आपको कोई लेना है, गाड़ी लेनी है, वो आप क्या सोच रहे हो, कुछ सोचा हो? हाँ, तो मैंने जैसा बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट है या तो गाड़ी हमारी सीएनजी हो कंपनी फिटेड, और चूंकि मेरे को बूट स्पेस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता था कि डियो सिलेंडर सेगमेंट के साथ जो गाड़ियां आती है, टाटा की नेक्सॉन वगैरह, टाटा की नेक्सॉन या फिर जो हुंडई की जो गाड़ियां मारुति की वो आ रही है विक्टोरिस, आपने सुना होगा? हाँ, यस, तो वो एक कंसिडर कर सकते हैं। एक तीसरे एक है विंडसर भी है कि एक विंडसर भी ले सकते हैं, और या फिर जो हुंडई की जो क्रेटा है वो भी मेरे माइंड में है कि डीजल, क्योंकि आपको मेरी रनिंग ज्यादा है। यस, तो रनिंग ज्यादा है, एवरेज की वजह से मैं कंसिडर जरूर करूंगा कि मैं कोई डीजल गाड़ी प्रेफर करूं। तो हम गाड़ी के इंटीरियर का आपको रिव्यू दे देते हैं और दिखा देते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये गाड़ी एक्चुअल में कितना किलोमीटर चल चुकी है, और जिससे आपको पता लगेगा कि वाकई जो है क्वालिटी भी कैसी है, अंदर से आपको फील दे देगा ये गाड़ी कैसी है। एक सेकेंड, ये देख सकते हैं 1,12,024 किलोमीटर ये अभी तक चल चुकी है, और इसमें प्लास्टिक जो है चूंकि हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो एसी का जो वेंट है ये 2 बार मेरा टूट चुका है। ये जब भी किसी झटके से या फिर रोड ब्रेकर पे टूटा मतलब जाते हैं तो उसमें ये टूटने का खतरा रहता है, क्योंकि इसकी जो है प्लास्टिक के अंदर की बिल्ड क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये हमने बाहर से फिटिंग करवाई थी, जो इसका इंफोटेंस सिस्टम है, और सेंट्रल लॉकिंग भी हमने ये बाहर से ही लगवाई थी सेंट्रलाइज, ठीक है। और इसका जो है क्वालिटी वाइज अंदर से फील जो है प्रीमियम देता है, लेकिन
ठीक है, लेने लायक है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि ये कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच अब तक वीडियो में बने रहने के लिए। और अब फाइनली हम इस वीडियो का रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और ढेर सारा कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली और कोई कमेंट भी हाँ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे। और बाय बाय, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट, बाय बाय।